हेलो एवरीवन, अगर आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि सी टेट दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। टोटल 15 प्रश्न हैं और 15 प्रश्न के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो न्यू पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय यानी कि सीखने के बजाय लिखित रूप में सीखना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? तो उन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली दृश्य होगी जो लिखित रूप के बजाय मौखिक रूप के बजाय लिखित रूप में चीज़ें सीखना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप देख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आप सुन रहे हैं। लेकिन स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ों को अगर काट दिया जाए, हटा दिया जाए, सिर्फ मैं बोलूं और वही आप सुने, तो सिर्फ मैं बोलूंगा आप सुनेंगे तो कौन सा अधिगम शैली होगा? श्रव्य अधिगम शैली होगा। लेकिन अगर मैं कुछ भी ना बोलूं, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद आप इसका आंसर करें, तो यह कौन सी अधिगम शैली होगी? दृश्य। क्योंकि लिखी हुई चीज़ों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। और मौखिक यानी कि बोली हुई चीज़ों को हम क्या करते हैं? सुनते हैं, श्रव्य। चलिए, तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि मौखिक रूप से कोई बच्चा सीखना पसंद करता है तो कौन सी अधिगम या सीखने की शैली है? तो श्रव्य हो जाएगा। और लिखित रूप से अगर कोई बच्चा कुछ सीखेगा तो दृश्य हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि भाषा के कुल 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुबोपली के नाम से इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला कौशल है भाषा का सुनना। सुन नहीं पाएंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला कौशल है भाषा का। क्वेश्चन ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 के अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? अगर कोई शिक्षक है, वह अपने बच्चों को, कक्षा 4 के बच्चों को कोई अभिनय द्वारा, ठीक है, अभिनय यानी कि एक्टिंग करने के द्वारा कोई चीज़ सिखा रहा है और बोल रहे हैं कि एक्टिंग के द्वारा, रोल प्ले के द्वारा आप सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करें, यानी कि अपने अपने विचार उस टॉपिक पे एक दूसरे से शेयर करें। तो वह कौन से कौशल का संवर्धन कर रही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर हो जाएगा वाचन। ठीक है, सी आंसर। क्योंकि बच्चे जब अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो वाचन कौशल उनमें डेवलप होगी। ठीक है, स्पीकिंग स्पीकिंग स्किल। चलिए, और यहीं पर अगर होता कि शिक्षक कोई चीज़ रोल प्ले के द्वारा खुद ही बच्चों को, बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, शिक्षक अपने मुंह से बच्चों को कुछ कह रहा है, कुछ समझा रहा है, तो वह कौन से कौशल का? तो वह सुनने वाले कौशल का विकास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि शिक्षकों को मातृभाषा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। यह भी सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो ये सभी प्रश्नों के आंसर करेंगे। तो प्रश्नों का आंसर करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है प्राइमरी कक्षाओं में, इसलिए बी कट हो जाएगा। ए अच्छा आंसर है, ऑप्शन है, इसलिए होल्ड करते हैं। सी है, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। अगर आप उनके मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से सीख पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी मातृभाषा हिंदी है और क्लास में हिंदी लैंग्वेज में कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट मैं बहुत आसानी से समझ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है और इंग्लिश में या संस्कृत में या तमिल तेलुगु में कोई शिक्षक पढ़ाएंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम चांस है कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा, तो डी वाला ऑप्शन ऐसे ही बिल्कुल मतलब कम सही है सबसे ज़्यादा। तो ए और सी में से दोनों में से एक सही होंगे, तो ए वाले से भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है सी। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। और ए वाला ऑप्शन यहाँ सही क्यों नहीं होगा कि यदि उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे? क्योंकि विकास का ये नियम है
इस सभी बच्चों का जो विकास का गति होता है, दिशा होता है, वो अलग अलग होता है। तो आप किसी भी भाषा में बच्चों को पढ़ाएं, सभी बच्चे एक समान गति से नहीं सीख सकते। इसलिए पहला ऑप्शन भी कट होगा और सी ही सही होगा हर हाल में। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। कोई शिक्षक है, वह किसी उभरते हुए यानी कि किसी नए लेखक में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है विषयों पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ निर्देश देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ प्राइमरी के बच्चों की बात हो रही है। भले ही क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे, लेकिन हम प्राइमरी सीटेट दे रहे हैं, तो प्राइमरी के बच्चों को दिमाग में रखकर ही आंसर करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहला कट हो गया, सिर्फ निर्देश देने से कोई फायदा नहीं होता। बी है शिक्षार्थियों के लिए शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। तो यह ऑप्शन थोड़ा सही है, इसको होल्ड करते हैं। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर। तो अच्छी लिखाई यानी कि सुंदर राइटिंग में अगर कोई लिखता है तो अच्छा लेखक होगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। जरूरी थोड़ी है कि जो लेखक है वह अच्छा उसका राइटिंग भी हो। तो सी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। डी है केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विशिष्ट प्रतिपुष्टि देकर। तो व्याकरणिक त्रुटि नेगेटिव शब्द होता है, व्याकरण प्राथमिक कक्षाओं में नहीं सिखाए जाते, ठीक है। तो डी कट जाएगा, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, बचा बी, यही सही आंसर हो जाएगा कि अच्छे कार्यों की जब प्रशंसा करते हैं तो और इंटरेस्ट पैदा होता है किसी कार्य को करने में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 109वें का बी। 110वां क्वेश्चन देखते हैं, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है। आप सभी को पता है वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रणाली है, ठीक है। तो अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है, चार ऑप्शन है। विभिन्न शिक्षार्थियों में तुलना करना। तो तुलना करना बिल्कुल नेगेटिव होता है, पहला कट गया। बी ऑप्शन, कभी भी तुलना नहीं करना है बच्चों में, किसी भी सिचुएशन में तुलना करने वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। बी है शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना, ये भी गलत है। किसी शिक्षार्थी को हमको ये नहीं कहना है कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत बुरे हो, तुम औसत हो, ये ठप्पा नहीं लगाना है। बी कट गया। सी है विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है, होल्ड करते हैं। डी देखते हैं, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि साप्ताहिक, ठीक है, मंथली या फिर ईयरली, सिक्स, हाफ ईयरली, ये सब क्या है, नेगेटिव शब्द हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत साप्ताहिक मतलब जो आकलन है वह किसी विशेष समय पे नहीं होना चाहिए, निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ साप्ताहिक शब्द आ गया, कट हो गया, पहला भी कट हो गया था, बी भी कट हो गया, बचा सी, यही सही आंसर हो जाएगा कि योगात्मक आकलन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के अधिगम यानी कि विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसके विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा एक से बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। कक्षा एक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा एक के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है। यानी कि कुल मिला के इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कक्षा एक के बच्चों को मौखिक भाषा यानी कि बोलने वाले भाषा का विकास कराने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनसे रोल प्ले करवाना चाहिए यानी कि एक्टिंग करवानी चाहिए। व्याकरण का खेल, तो व्याकरण का खेल प्राथमिक कक्षाओं में नेगेटिव है, कट गया। बाल गीत होल्ड करते हैं। वर्णमाला सीखना, ठीक है, तो वर्णमाला सीखने से मौखिक भाषा पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वर्णमाला का अर्थ हो गया जो अ आ क ख ये सब जो है वर्णमाला है, तो ये सिखाने से कोई बोलना अच्छा सीख जाएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी क ख ग घ नहीं सीखा, वो भी तो अच्छे वक्ता होते हैं। नेताओं को देख लीजिए, स्कूल नहीं जाते हैं फिर भी अच्छा बोलते हैं। तो अच्छा मौखिक कौशल, मौखिक भाषा का विकास कराने के लिए हमें रोल प्ले करना सिखाना होगा, ठीक है। रोल प्ले के माध्यम से बच्चे अच्छा बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि रोल प्ले में हम बोलते हैं, बोलने वाले कौशल का विकास होता है, मौखिक कौशल का विकास, ठीक। चलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बाल गीत सही क्यों नहीं होगा, व्याकरण और वर्णमाला तो कट गया लेकिन बाल गीत होल्ड किया था हमने।
तो कोई गाना अगर गाएगा बच्चा, तो गाना गाएगा तो एकदम सीमित शब्द यूज करेगा, क्योंकि गाना में बच्चा खुद से अपने अनुभव नहीं बोल पाएगा। गाना या कविता सुनाएगा तो जो लिखा है वही पढ़ के सुना देगा, या वही याद करके सुना देगा, तो उससे मौखिक भाषा का बहुत विकास नहीं होगा। लेकिन रोल प्ले करेगा तो खुलकर वह बोलेगा, तो ज़्यादा अच्छे से विकास होगा मौखिक भाषा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा है। ध्यान से देखिए, बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराने से पहले पूरा एक बार पढ़िए आप ध्यान से। तो यहाँ प्रश्न ये है कि शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का जिसका नाम है अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने भी एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की थी। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? यानी कि शिक्षिका कहानी सुना रही थी कि एक लड़की थी, उसने चिड़िया की देखभाल की, ठीक है, दाना खिलाती थी, देखभाल करती थी। तो एक लड़का था, उसके मन में भी जिज्ञासा जागृत हुआ और वो भी खड़े होकर बोला कि हाँ मैंने भी एक दिन बागीचे में, गार्डन में एक गिलहरी की रक्षा की थी, ठीक है, यानी कि उसको उसकी देखभाल की थी। तो ऐसी जो प्रतिक्रिया है वह कैसे वर्णित किया जा सकता है, वह क्या शो करता है? अली जो खड़ा होकर क्लास में बोला उससे क्या सिद्ध होता है? पहला ऑप्शन है पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, इसको होल्ड करते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बी है शिक्षिका को बीच में रोकना, अली का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहा होगा क्योंकि उसने अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया। सी है बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, सी वाला ऑप्शन भी अच्छा है, इसको होल्ड करते हैं। डी है उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति है। तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार, अगर यहाँ ये दिया होता कि एक बच्चा बार बार, कोई भी शिक्षिका कुछ भी पढ़ाती है बार बार खड़े होकर कुछ ना कुछ टोकता रहता है, बोलता रहता है, तो डी वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अली ने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उस कहानी से रिलेटेड, तो डी भी कट गया। और शिक्षिका को बीच में रोकना भी उसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसने कोई फालतू बात नहीं की, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था उसी से रिलेटेड बात बताया। तो यहाँ ए और बी में कौन सा सही होगा? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग एक साथ बताइए कि ए सही है कि सी सही है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है, कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया है। ए या सी में से कौन सा सही है? तो यहाँ सही हो जाएगा ए, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। क्योंकि शिक्षिका ने बच्चे से कुछ पूछा होता, शिक्षिका ने बच्चों से कुछ पूछा होता और कोई बच्चा खड़ा होकर कुछ कहता और शिक्षिका बच्चों के भावनाओं का सम्मान करती, ऐसा इस क्वेश्चन में होता, तो सी ऑप्शन सही हो जाता कि बोलने के अवसर शिक्षिका ने प्रदान किया। लेकिन शिक्षिका ने बोलने का कोई अवसर तो प्रदान किया नहीं था, फिर भी बच्चा खड़ा हुआ अली और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उसने क्या किया, कहानी को या जो भी वो चीज़ पढ़ रहा था उसको अपने व्यक्तिगत अनुभव से उसने जोड़ा, तब उसने ये बताया कि मैंने भी ये काम किया था, सेम ऐसा ही। चलिए, अगर शिक्षिका बच्चे को अवसर देती तो सी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ शिक्षिका ने अवसर नहीं दिया है, बच्चा स्वयं खड़ा हुआ है अपनी इच्छा से, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों को ज़्यादा सही कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हो सकता है कुछ लोगों को सी ऑप्शन ही सही लग रहा हो, लेकिन सीबीएसई ने ए को ही सही माना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सब। 113वां, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है, इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य यानी कि एक ग्रुप बनाया है और उसमें कोई भी लैंग्वेज पर काम करने के लिए दिया है, तो समूह कार्य के दौरान शिक्षिका का क्या भूमिका होगा? उसने बच्चों को काम दे दिया समूह में, अब उसका क्या रोल होगा? ये है यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना। तो बार बार समय का अगर हम ध्यान दिलाएंगे तो बच्चे खुलकर कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन कट हो गया। बी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। तो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 में ये बताया गया है कि शिक्षक की जो वास्तविक भूमिका होती है वह होती है सहयोगी का, ठीक है, सहयोगात्मक उसका व्यवहार होना चाहिए। तो बी वाले ऑप्शन से यही पता चलता है कि वह यह ध्यान रखेगी समूह कार्य देने के बाद कि सभी बच्चों का, जो ग्रुप में सारे बच्चे हैं सबका योगदान हो भाषा सीखने में, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ योगदान हो, और उन्हें अगर कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो शिक्षिका वो भी प्रदान करती है। तो बी वाला ऑप्शन ही यहाँ सही हो जाएगा 113वें का।
अगला देखते हैं 114। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? तो यहाँ चार ऑप्शन है। लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। सबसे पहले आप पठन अवबोधन क्या होता है ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको अगर सिर्फ आप पढ़ लेते हैं और इसका अर्थ नहीं जानते हैं तो उसको कहेंगे हम पठन, यानी कि पढ़ना, रीडिंग। लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर आपको इसका अर्थ भी समझ में आता है, डीप में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आता है, तो उसको कहेंगे पठन अवबोधन। ठीक है, समझ गए? पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी, उसका कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ चीज़ है वो भी अगर आपको समझ में आता है तो पठन अवबोधन कहलाएगा। चलिए, तो लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। तो सिर्फ अनुवाद करने की योग्यता नहीं है कि जो लिखा है उसको हम पढ़ के सुना दें। बी है प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा अर्थ खोजने की योग्यता। तो प्रवाह में पढ़ना यह कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये भी पठन अवबोधन नहीं कहलाता है कि आप तेजी से पढ़ लें अगर कोई चीज़। सी है पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। तो सी ऑप्शन सही है, इसको होल्ड करते हैं। डी देखते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर है कि पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। सिर्फ जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अधिगम, तो मान लीजिए कोई भी ऐसा कहानी है, स्टोरी है, टॉपिक है, तो उसमें अधिगम शब्द का अगर आपको अर्थ पता है कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो वह पठन अवबोधन नहीं कहलाएगा। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं पूरा होल कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक पठन अवबोधन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ चौथे ऑप्शन में सिर्फ कुछ शब्दों का अर्थ जानने की बात की जा रही है, जबकि पठन अवबोधन क्या होता है? पूरा कॉन्सेप्ट समझना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का, ठीक है, आकलन करने के लिए सहायक होंगे? एक शब्द वाले प्रश्न, बिल्कुल गलत। एक शब्द में अगर कोई प्रश्न का आंसर देंगे हम तो हम कहाँ रचनात्मकता दिखा पाएंगे? बी है खुले अंत वाले प्रश्न, यह सही हो सकता है, अच्छा ऑप्शन है, होल्ड करते हैं। सी है बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक ऐसा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि सी वाला। डी क्या है? सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। देखिए यहाँ पर अगर रचनात्मकता का हमें पता लगाना है किसी का, तो उसको हमें खुले अंत वाले प्रश्न देने होंगे, ठीक है, तभी उसके रचनात्मकता का, उसके क्रिएटिविटी का पता लग पाएगा। अगर आप एक शब्द में बोलेंगे कि आंसर बताओ, या चार ऑप्शन है इसमें से आंसर बताओ, या सत्य असत्य बताओ, तो इससे रचनात्मकता का पता नहीं चलेगा। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में खुले अंत वाले प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी इस प्रश्न को घुमा फिरा के कैसे भी एग्जाम में आने वाले पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। तो देखिए यह एक फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यह फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है। एनसीएफ में भाषा के बारे में बताया गया है, एनसीएफ पूरा पढ़ेंगे तो उसमें यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? तो यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, इसको एज इट इज आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में, जब एक एक शब्द करके प्रस्तुत किया जाए। तो 117वें का सही आंसर हो जाएगा ए, संदर्भों में। अभी ये सब जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं सभी फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन हैं। सी टेट में पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी नए पैटर्न में बहुत सारे फैक्ट बेस क्वेश्चन भी आते हैं। फैक्ट बेस क्वेश्चन सॉल्व आप तभी कर सकते हैं जब आप एनईपी अच्छे से पढ़े होंगे, जब आपने एनसीएफ अच्छे से पढ़ा होगा। तो एनईपी और एनसीएफ आपने अगर अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एनईपी एनसीएफ पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सी टेट के हिसाब से। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है लैंग्वेज सीखने में? पहला है माता पिता को प्रतिपुष्टि देना। तो सिर्फ माता पिता को फीडबैक, प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है फीडबैक।
फीडबैक देना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि सिर्फ वो काम नहीं करना है जिससे मम्मी पापा को सिर्फ फीडबैक मिले। पहला कट गया। बी है विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना। प्रगति तालिका को भरना भी निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता। सी है संकलन संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। ठीक है, ये भी कोई निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है कि प्रश्न पत्र तैयार करना। डी है शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। देखिए, निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों के सीखने में क्या कमी है वह जानना और उसका निदान करना। देखिए, इसका नाम ही है निदानात्मक, यानी कि कमी को जानकर उसका सुधार करना, उसको हेल्प पहुंचाना बच्चे को। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 118वें का डी आंसर सही होगा। 119वां, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। बी है प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को आसानी हो। सी है ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहले करने के लिए प्रोत्साहित हो। या डी शिक्षार्थी विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना। तो 119वें का सही आंसर हो जाएगा सी। क्यों सही होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में सिर्फ बच्चे का हित ध्यान में रखना होता है, और सी टेट एग्जाम में भी कोई आंसर आप देने से पहले सिर्फ और सिर्फ बच्चे के हित को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक शब्द एक एक वाक्य को समझाना। तो पूरे पाठ के एक एक वाक्य को अगर आप समझाएंगे तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो बाल केंद्रित शिक्षा हो सकता है आपका वो पढ़ाने का शैली हो, इसलिए ए कट गया। बी है प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए। प्रश्न उत्तर लिखवाना प्राथमिक कक्षाओं में नेगेटिव है, बी कट गया। डी क्या है शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, बच्चे का जो हित है सिर्फ वही कार्य करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, ना कि उनसे अपेक्षा करेंगे कि बच्चा टॉप करे, बच्चा ये चीज़ सीखे, बच्चा वो चीज़ सीखे। ऐसा शिक्षक कोई अपेक्षा नहीं करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, यानी कि शिक्षक अपेक्षा नहीं करेंगे, जो नियम है जो सिलेबस है जिससे बच्चे बेहतर ढंग से भाषा सीख सकते हैं वो सिखाएंगे। तो सी इसलिए सही हो जाएगा। 120वां देखिए, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस प्रकार आधारित होनी चाहिए। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होनी चाहिए। तो व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर। व्याकरण कट गया, व्याकरणिक नियम नहीं सिखाने प्राथमिक कक्षाओं में। बी है शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर। सी है यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाएं। ये भी गलत है, शिक्षक बच्चों को अगर भाषा नहीं सिखाएंगे तो भी बच्चे भाषा सीख जाएंगे अपने परिवार से, अपने समाज से, परिवेश से। डी क्या है विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। यही सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट आपको खुद से समझ में आ रहा होगा कि यही आंसर सही होगा हर हाल में। तो यहाँ पर हमारे टोटल 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। आपको किस कॉन्सेप्ट पे, किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, क्रम से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में 7 बजे।